Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So the topic for today is miscellaneous exercise on chapter number 10. This you can see on your screens. Okay, so finally we are at the miscellaneous exercise of the chapter. That the chapter was quite interesting chapter. We learned new things about straight lines, what are straight lines. So basically the chapter was divided into three portions: exercise number 10.1, 10.2, and 10.3. So it is very necessary to understand कि हमने क्या क्या सीखा है। ऐसे ही आगे बढ़ने से टॉपिक लंबे समय तक याद नहीं रहता है जब तक हमको ये ना पता हो कि हमने क्या क्या सीखा है। सो 10.1 वाज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन, राइट। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन, कि लाइन क्या होती है ना। हम पहले भी जानते थे लाइन क्या होती है, बट थोड़ा सा डिटेल में सीखा। स्लोप क्या होता है, निकालते कैसे, इंक्लिनेशन क्या होता है, ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन के बारे में हमने सीखा। 10.2 में हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन सीखी, राइट। 5 फॉर्म्स ऑफ लाइन सीखी हमने। और वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस कौन कौन सी थी, जस्ट रिकैप द टॉपिक। कौन कौन सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस थी, पहले कौन सी थी बोलो। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, देन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, slope intercept form, and that was also of the two types: slope y intercept form, slope x intercept form, right। तो ये भी दो तरीके की थी। एंड द फोर्थ वाज इंटरसेप्ट फॉर्म, या टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं इसको। इसमें दोनों इंटरसेप्ट की नॉलेज हो जाती है, स्लोप का कोई रोल नहीं होता। एंड फिफ्थ वन वाज द नॉर्मल फॉर्म, जिसमें उसके नॉर्मल की इंफॉर्मेशन होती है, नॉर्मल क्या होता है, कैसे बनता है, फॉर्म कैसे बनती है। अब बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, हम इन 5 में से कोई एक फॉर्म बनाते थे। जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन है, लेट से अगर इंटरसेप्ट गिवन है तो ये वाली फॉर्म बना देंगे, स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है तो ये वाली बना देंगे, 2 पॉइंट गिवन है तो ये वाली बना देंगे, 1 पॉइंट स्लोप गिवन है तो ये वाली बना देंगे। नॉर्मल के बारे में डेटा गिवन है तो हम डेटा को एनालाइज करते थे क्वेश्चन में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 10.2 की बात कर रहा हूँ। 10.2 में हम डेटा को एनालाइज करते थे, उसके हिसाब से कोई फॉर्म बनाते थे, और फॉर्म बनाने के बाद फिर फाइनली उसको हम जनरल फॉर्म में लेके आते थे। फाइनली हम इक्वेशन को किस में लेके आते थे, जनरल फॉर्म में लेके आते थे। इक्वेशन फाइनली तो जनरल फॉर्म में ही बनती है, राइट। ठीक है, ये तो किया हमने 10.2 में। डेटा उठाया, इनमें से कोई एक फॉर्म लगाई, जो भी डेटा, जिस भी प्रकार का डेटा है उस हिसाब से एनालाइज करके, और फिर फाइनली। और फिर 10.3 में हमने रिवर्स प्रोसेस फॉलो किया, राइट। 10.3 में हमने जनरल फॉर्म ऑफ लाइन को और ज्यादा डिटेल में देखा और रिवर्स प्रोसेस फॉलो किया। आपकी बार जनरल फॉर्म में लाइन गिवन है, उसको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में वापस कन्वर्ट करके कुछ डेटा निकाला। जैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने ओमेगा और पी निकाला, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने दोनों इंटरसेप्ट निकाले। उल्टा काम किया। 10.2 10.3 का उल्टा है, उल्टी एक्सरसाइज है। प्लस 10.3 एक जनरल मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरह भी आई थी, उसमें पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा हो जाए तो ऐसा। ठीक है, ये सब हमने इस चैप्टर में कवर किया है। अब फाइनली वी आर एट मिसलेनियस। तो मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि सब कुछ मिक्स में, कुछ भी पूछेगा, तीनों एक्सरसाइज का मिक्सचर होगा, है ना। इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, सारे होंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर। आई विल सजेस्ट कि सीधे इस वीडियो पे बिल्कुल ना आए, पुराने वीडियोस पूरे देखें, चैप्टर नंबर 10 को पूरा ढंग से पढ़े, तभी आप इस एक्सरसाइज को समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस, ये पूरी लाइन है एक, देखो है ना। ये लाइन क्या हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाए। भाई आपको के की ऐसी वैल्यू फिट करनी है, के देखो हर जगह है, एक्स के कोएफिशिएंट में भी है, वाई के कोएफिशिएंट में भी है, और कांस्टेंट टर्म में भी है। तो अब आपको के की ऐसी वैल्यू फिट करनी है ताकि ये जो लाइन की इक्वेशन बने वो कुछ ऐसी बने कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन हो, या फिर सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और तीसरा क्वेश्चन, मतलब एक में 3 क्वेश्चन है ये। ऐसे मत सोचना एक के 3 ऑप्शन है, एक टिक मार्क करना है। कई बच्चे से टिक मार्क करके आ जाए, सर मेरे साथ तो सी आंसर है। ये एमसीक्यू नहीं चल रहा है, ये फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं। आपको एक बार इस क्वेश्चन के साथ इसका कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना है, फिर इस क्वेश्चन के साथ इसका कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना है, फिर इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमको जनरल फॉर्म में गिवन है लाइन। तो जैसे हमको जनरल फॉर्म में गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म। क्या होती है जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे ही होती है जनरल फॉर्म। तो यहां से कंपेयरिंग, सबसे ऊपर तो लिख देंगे हियर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन एज दिस, है ना। देन कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म वी गेट
कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म वी गेट ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, बोलो। और सब तीनों ए बी सी की वैल्यू तीनों के की फॉर्म में आएगी, बोलो। ए की वैल्यू क्या आ रही है के की फॉर्म में? के-3 चेक करो। ए की वैल्यू के-3, अच्छा बी की वैल्यू जो है -4 के स्क्वायर, चलो लिखता हूं एक बार। ए की वैल्यू तो के-3, बी की वैल्यू -4 - के स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो के² - 4, ओके। सी की वैल्यू बोलो, तो सी की वैल्यू ये पूरी चीज है ना, क्या? के² - 7 के + 6 आ रही है, राइट। इसको फर्दर सॉल्व कर दूं तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 आता हो और सम -7 आता हो, -6 और -1, -6 और -1, तो आई कैन राइट इट एज के-6 एंड के-1। इसको फैक्टराइज करने पे यही आएगा, करके देख लेना, है ना। ठीक है, चलिए तो एबीसी मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। नाउ अब क्या करेंगे, अब पहला क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ए पार्ट है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उनको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है उसको क्या कहते हैं बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन किस टाइप की होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y = k, मतलब y = सम कांस्टेंट टाइप की होती है। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, आपने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन किस टाइप की होती है? y = k, y = सी टाइप्स की होती है ना, y = c या y = a लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। मतलब कुछ कांस्टेंट टाइप की। और के इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, वैसे y = k लिखा था हमने, पर मैं के इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि के यहाँ पे भी यूज हो रहा है, y = c डाल दो। तो आप ध्यान से देखो, y = c में ये y वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, x वाली टर्म मिसिंग है कि नहीं है? या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0x + y, है ना। और c पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, चाहे से -c ले लो, चलो =0। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है। तो आप ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का x का कोएफिशिएंट क्या होता है, हमेशा 0। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, k-3, यानी कि k-3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि अगर मैं x के कोएफिशिएंट को 0 बना दूं तो इसमें केवल y वाली टर्म बचेगी और कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी ना। तो हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, इसको इससे पुट अप करके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट यहां से ए की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे। क्या कर देंगे, ए की वैल्यू 0, तो ए क्या था हमारा, ए था हमारा k-3, तो उसकी वैल्यू 0 पुटअप करी तो के की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो पहले क्वेश्चन में तो के की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। आपको हर एक क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्वेश्चन में तो आ गई के की वैल्यू 3, आंसर। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जस्ट इसका उल्टा काम कर दूं, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू द वाई एक्सिस अगर कोई लाइन है तो वो वर्टिकल लाइन है ना, सीखा है अपन ने। और वर्टिकल लाइन ये जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अभी फिर मैं तीनों का रफ में ग्राफ भी बना दूंगा ना। इसकी जनरल इक्वेशन होती है कुछ इस टाइप की, x = c टाइप की होती है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इसमें x का कोएफिशिएंट तो 1 होता है, y का कोएफिशिएंट है ही नहीं, y वाली टर्म ही नहीं है, y वाली टर्म नहीं है तो 0y -c = 0। तो y वाली टर्म का कोएफिशिएंट 0 बन गया एक तरीके से, और यहां से b की वैल्यू क्या आ रही है, k² - 4। तो मैं क्या लिख दूंगा, सो b की वैल्यू 0 पुटअप करनी पड़ेगी। अगर मैं b की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं तो y वाली टर्म गायब हो जाएगी, x वाली टर्म रहेगी और कांस्टेंट टर्म रहेगी। तो b की = 0 इंप्लाइज, b क्या था मेरा वहां पे k की फॉर्म में, k² - 4 = 0, ठीक है ना। इंप्लाइज k² = 4, इंप्लाइज k की वैल्यू यहां से क्या जाती है, +or -2। तो दूसरे पार्ट में k की वैल्यू 2 है, एक बार +2 एक बार -2। अगर आप +2 ले लो तो भी वो वैसे वाली लाइन बनेगी, और -2 ले लो तो भी वैसे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, थर्ड पढ़ा नहीं था वैसे हमने, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब जो लाइन ओरिजिन से पास होती है वो भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो करती है, बताओ, याद है?
जो लाइन ओरिजिन से पास होती है वो भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो करती है, नहीं पता? उसका कांस्टेंट टर्म जीरो होता है। इसमें एक्स वाली टर्म गायब होती है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसमें वाई वाली एक्स वाली टर्म गायब, जो वाई एक्सिस के पैरेलल उसमें वाई वाली टर्म गायब, और जो ओरिजिन से पास होती है उसमें कांस्टेंट टर्म गायब। क्यों? देख लो कैसे। देखो, लेट्स से एक बार एक चीज मुझे बताना। मान लो ऐसी कोई लाइन है, ऐसी कोई लाइन है ना, तो इसमें मैं अगर लिख दूं इस लाइन की इक्वेशन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c क्या होता है? यही तो होता है, y इंटरसेप्ट ही तो होता है c, यही तो होता है, बोलो। यही तो होता है, यही तो c होता है। अब मुझे ओरिजिन से पास करनी है, तो ओरिजिन से पास करनी है, तो y इंटरसेप्ट जीरो हुआ नहीं हुआ? मतलब कुछ काटा ही नहीं। अगर मैं 2 यूनिट ऊपर काटता तो सी की वैल्यू 2 होती, 3 यूनिट नीचे काटता तो सी की वैल्यू -3 होती। ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो इसमें सी की वैल्यू जीरो हो गई, है ना? अब इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूँ जनरल फॉर्म में, तो वाई की वाली टर्म ये बनती है, एक्स वाली टर्म बनती है, कांस्टेंट टर्म ही तो बनती है, ले देके, तो ये कांस्टेंट टर्म जीरो आ रही है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ओरिजिन से पास होती है ना इक्वेशन, उसकी कांस्टेंट टर्म जीरो होती है। वो किस फॉर्म की होती है? ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है, उसकी जनरल फॉर्म होती है वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप की, वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप की, क्योंकि सी तो जीरो हो गया ना। वाई इक्वल टू, मैं लिख दूंगा जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है बेटा, कैसी? y इक्वल टू एम एक्स टाइप। वैसे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, लेकिन अब ओरिजिन से पास हो रही तो सी जीरो हो गया, राइट? तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन हो गई। y इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन हो गई, तो उसको फिर जनरल फॉर्म में लेके गए तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, जैसे एम एक्स को इधर ले आया तो मैं माइनस एम एक्स प्लस वाई, और कांस्टेंट टर्म अब की बार जीरो इक्वल टू जीरो, समझ गए? तो देखो ध्यान से फिर से देखो, इसमें x का कोएफिशिएंट जीरो, इसमें y का कोएफिशिएंट जीरो, और इसमें कांस्टेंट टर्म जीरो, तीनों में एक एक बार जीरो लेना। अब कांस्टेंट टर्म यानी c जीरो लेना पड़ेगा हमको, तो ले लो। सो c इक्वल टू जीरो, और c क्या था? c था मेरा k-6 इंटू k-1 इक्वल टू जीरो। तो एक बार k-6 को जीरो लेना पड़ेगा, एक बार k-1 को, तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? 6 और 1, 6 और 1। अब आप तीनों के आंसर्स पहले मैच कर लो। पहले क्वेश्चन में k की वैल्यू 3, दूसरे क्वेश्चन में k की वैल्यू +or -2, और तीसरे क्वेश्चन में k की वैल्यू आ रही है 6 या फिर 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन में k की वैल्यू 3, दूसरे में प्लस या -2, और तीसरे में क्या आ रही है? 6 या फिर 1। समझ गए? ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो ग्राफ बनता था वो कैसा बनता था? हॉरिजॉन्टल लाइन का कुछ ऐसा बनेगा, और वर्टिकल लाइन का कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना? यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का, यहाँ पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है ना? यहाँ पे लाए होने वाले, नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं उसमें, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो नहीं होगा। एक्स का कोएफिशिएंट, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? y इक्वल टू सी, तो उसमें एक्स का कोएफिशिएंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स फिक्स है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्स फिक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स अनंत है। भाई यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है, तो इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट कहीं फिक्स ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो हम उसके इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट डालेंगे ही नहीं, एक्स की टर्म ही नहीं डालेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा? ये एक्स इक्वल टू सी टाइप की लाइन है, तो इसमें y फिक्स नहीं है, y अनंत ऊपर भी जा रहा है, y अनंत नीचे भी जा रहा है, इसमें x फिक्स है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन में अपन क्या करेंगे? इसकी इक्वेशन में अपन y का टर्म ही नहीं डालेंगे ना, y कोएफिशिएंट जीरो रखेंगे, और इस वाली में अपन कांस्टेंट टर्म जीरो रखेंगे। सारी बात समझ में आ गई? तीनों का ग्राफ भी समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन दे रखी है, ऐसी कुछ होती थी नॉर्मल फॉर्म, बस फर्क इतना होता था, वहां ओमेगा ले लेता था, अभी ओमेगा की जगह क्या ले लिया इसने? थीटा ले लिया, तो क्या डजंट मेक एनी डिफरेंस, हम जैसे ओमेगा के लिए सॉल्व करते थे वैसे थीटा के लिए कर देंगे। और लाइन की इक्वेशन ये गिवन है ना, तो ये वो बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब 10.3 का थर्ड क्वेश्चन। 10.3 में 3 क्वेश्चन थे, पहले उसमें करो फिर उसमें करो, फाइनली नॉर्मल फॉर्म में था।
तो हमको क्या करना है, इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एक तो थीटा निकालना है और एक पी निकालना है। ठीक है, ये करना है। चलो, तो करते हैं। कैसे करते थे हम इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3x + y + 2 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाती है, ये इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। अब मैं छोटे मोटे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज में सारे इक्वेशन में अपन ने खूब स्टेप्स लिखे हैं। क्या लिख दूंगा, हेयर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इट्स जनरल फॉर्म इज गिवन एज दिस, है ना। सो इसको कंपेयर किया विद द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, जो कि क्या होती है, ax + by + c = 0 से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। तो वी विल गेट a b c, बोलो a क्या मिला यहां से, वी विल गेट a b c एज व्हाट, बोलो a क्या मिलेगा, √3, b क्या मिलेगा 1 एंड c क्या मिलेगा 2। गुड। तो तीनों कोएफिशिएंट्स मिल गए मेरे को जनरल फॉर्म के। ठीक है साहब, अब क्या करें? अब आपको क्या चाहिए था, साइन थीटा कॉस थीटा एंड पी, यही तो चाहिए था। वैसे साइन ओमेगा कॉस ओमेगा पी होता था, लेकिन अभी क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा और पी, और तीनों का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद किए हुए हैं। हमने सीखा था कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, पहले साइन ओमेगा कॉस ओमेगा और पी निकालो, फिर ही नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। बाकी दूसरी फॉर्म्स में तो क्या होता था, अपन सीधे कन्वर्ट करना शुरू कर देते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है ना। इसमें आपको क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा पी, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको, याद है क्या, बोलो। सो सो साइन थीटा, अब इसमें ओमेगा नहीं है, इसमें क्या है, थीटा, बोलो क्या है, याद है। साइन थीटा का इसका एक्स का कोएफिशिएंट उठाना है, क्योंकि साइन थीटा किसके साथ लगता है, एक्स के साथ, तो इसका कोएफिशिएंट कौन है, √3, है ना। तो √3 उठाना है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय a² + b², याद है ना। प्लस और माइनस, ऐसे चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, +और - a/√a² + b²। ठीक है, सो इट विल बी लाइक +or - √3 डिवाइडेड बाय a² + b² करूंगा रूट में, तो √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का रूट क्या होता है 2, तो सिंपली इसको 2 लिख दूं मैं, +or - √3/2। आप दो स्टेप्स में करना, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। एंड आ जाओ कॉस थीटा भी बताओ। तो कॉस थीटा क्या होता है, +or - b/√a²। ये डेरिवेशन कहाँ से है, ये हम इंट्रोडक्शन में खूब करके आए हैं। इसके क्वेश्चंस भी हम एक्चुअली खूब करके, ये तो एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस इसका मानते ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमेशा क्रिटिकल होता है, इसलिए शायद मिसलेनियस से भी बना है ना। +or - b की वैल्यू क्या है 1, और ये a² + b² का सम का रूट तो 2 आ ही गया था ना। एंड p की वैल्यू क्या होती थी, c डिवाइडेड बाय +or - c डिवाइडेड बाय √a² + b²। लेकिन उसमें एक चीज थी कि +or - c करने के बाद मॉडुलस लग जाता था, फॉर द सेक, क्योंकि p कैन नॉट बी नेगेटिव, साइन थीटा कैन बी नेगेटिव, cos थीटा कैन बी नेगेटिव, बट p कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। सही कर रहे हैं क्या, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। सो पुट अप द वैल्यूज, पुट अप द वैल्यूज। ओके, सो c की वैल्यू क्या आ रही थी 2, तो +or - 2 का मॉडुलस लगाऊंगा तो फाइनली 2 ही आएगा, 2/2, यानी कि ये तो फिक्स से बना गया। चलिए, तो p तो आ गया, आपका एक काम तो हुआ क्वेश्चन में। अब उसने थीटा पूछा है, तो थीटा पूछा है, तो अब थीटा निकालने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसके लिए सोचना पड़ेगा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाए करता है, और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इसकी नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। इसकी जो नॉर्मल है उसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। तो जब तक इस लाइन की डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, इस लाइन की पोजीशन नहीं पता चलेगी, उसके नॉर्मल की पोजीशन नहीं पता चलेगी, तो इस लाइन की पोजीशन पता करने के लिए मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो y = -√3x - 2, यही होगी, है ना। इसको स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर किया, y = mx + c से, यहाँ पे स्मॉल सी है, याद रखना। सो स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर किया तो m और c आ गए मेरे पास। m मतलब स्लोप क्या आ गया, -√3, एंड c यानी y इंटरसेप्ट क्या आ गया, -2। अब इस, ये दो चीजों की मदद से मैं इस लाइन की थोड़ी सी पोजीशन बनाने वाला हूँ। भाई वो लाइन कैसी होगी, तो यहाँ बना देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना, उसकी थोड़ी सी पोजीशन। तो देखो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्यूट एंगल नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन कैसे बनती है, या तो ऐसे बनती है या फिर ऐसे बनती है, दो ही बनती है ना। तो अब इन दोनों में से कौन सी, देखो यहाँ तो सी पॉजिटिव है, यहाँ सी नेगेटिव है ना, तो आपका सी क्या आ रहा है, नेगेटिव। दैट मीन्स ये वाली लाइन नहीं होगी, ये वाली लाइन होगी, लेफ्ट साइड वाली लाइन होगी, समझ गए।
तो मैं लेफ्ट साइड वाली लाइन फाइनलाइज करता हूँ भैया, ये वाली लाइन मेरी फाइनलाइज हो गई। ये वाली लाइन यहाँ पे बनने वाली है लाइक दिस, है ना, जिसमें ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और ये सी भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है ना, कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, उससे मतलब नहीं। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी दूर बनाओ, क्योंकि इसका नॉर्मल भी तो बनाओगे। अब ये क्यों बनाई मैंने, ये लाइन क्यों बनाई, ताकि इसकी नॉर्मल की पोजीशन पता चले। तो अब नॉर्मल की पोजीशन पता चल गई आपको, इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा। और इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे होगा। और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, कैसा बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ऐसा कैसा बनाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब ओमेगा ना। 1 सेकेंड, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसा बनाएगा, ऐसा। ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना होता है ना, मतलब मोर देन 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये है थीटा। वैसे ही ओमेगा होता था, इस क्वेश्चन के लिए थीटा है। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, 180 डिग्री से बड़ा आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ऑन एनालाइजिंग, ऑन एनालाइजिंग, ऑन एनालाइजिंग द वैल्यूज ऑफ, द वैल्यूज ऑफ m and c, we find that, we find that the normal, the normal to the line is such that, normal to the line is such that, such that the angle is such that the angle made, the angle made by the normal, by the normal with the positive x axis, with the positive x axis, that is theta, that is, उस एंगल का नाम क्या रख दिया हमने, थीटा, that is theta lies in third quadrant, lies in third quadrant. सो अगर ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, साइन थीटा भी नेगेटिव एंड कॉस थीटा भी नेगेटिव। सो साइन थीटा की भी नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करो। क्या है नेगेटिव वैल्यू साइन थीटा की, -√3/2। एंड कॉस थीटा की भी नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करो, क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 कब आता है साइन थीटा, 60 डिग्री यानी π/3। तो माइनस साइन π/3, इधर आओ, कॉस थीटा, आपको थीटा चाहिए, मेन आपको क्या चाहिए, थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/2 कब आता है, 30 डिग्री, नहीं 60 डिग्री पे ही आता है, दोनों सेम पे ही तो आएगा। कॉस 60 होता है ना 1/2, है ना। तो अगेन कॉस π/3, ये भी कॉस π/3, ये एक्स लिख दिया गलती से, π/3, π/3। ठीक है ना, तो माइनस साइन π/3, मैंने इधर दोनों साइड ही आ गया। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश करने के लिए क्या करते हैं, पाई प्लस। तो ये क्या लिख दूंगा मैं, कॉस पाई प्लस π/3, 180 से जोड़ना पड़ेगा। और इधर भी क्या लिख दूंगा मैं, साइन पाई प्लस π/3। अब उधर तो स्पेस नहीं है मेरे पास लिखने का, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, पाई प्लस π/3 को जोड़ के लिख देंगे, लेकिन इधर स्पेस है मेरे पास लिखने का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/3 क्या होता है, 3 × 1, 3 + 1 4π/3, यही होगा, कोस 4π/3। सो मेरा थीटा क्या आ गया, 4π/3। देखो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, अब देखो यहां से ध्यान से, कंपेयर हुई किससे, कॉस 4π/3 से, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/3। ठीक है ना, तो इन दोनों को कंपेयर करके मैं लिख सकता हूं, इसके नीचे क्या लिखूंगा, सो थीटा इक्वल टू 4π/3। वैसे तो दोनों आंसर आ चुके हैं आपके, उसने दो चीजें पूछी थी आपसे, एक तो क्वेश्चन पढ़ो, एक तो उसने पी पूछा था। तो पी तो आ गया था बहुत पहले ही 1, पी तो बहुत पहले 1 आ गया था, और थीटा आ गया आपका 4π। मैच करो आंसर, क्या आ रहा है, साइन थीटा sin√3/, गलत किया है मतलब कुछ, हाँ, यस गलत किया है ना, बहुत गलत किया है, गलत किया, बहुत गलत किया है। एक्स के साथ तो कॉस थीटा लगता है, हमने एक्स के साथ तो साइन थीटा लगा दिया। क्या होती है देखो, ऊपर इक्वेशन में गिवन है,
इक्वेशन एक्स साइन थीटा थोड़ा ना होती है, हमने तो सीधे सीधे ए क्या कोएफिशिएंट साइन थीटा मान लिया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी होता है ना। ऊपर इक्वेशन भी गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ए डिवाइडेड बाय, और साइन थीटा की वैल्यू होती है बी डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मत छेड़ो, इसको साइन थीटा को कॉस कर दो, ये कॉस थीटा है, और इस कॉस थीटा को क्या कर दो, साइन थीटा कर दो। तो कॉस थीटा की वैल्यू है यहाँ पे -√3/, जो 2 है वो किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। तो ये चेंजेस कर लो, बस नीचे का चेंजेस करने से आंसर आ जाएगा, इसको चेंजेस करो। अपन ने सीधा सीधा कर दिया, अपने वो मुंह में बैठा हुआ है ना कि साइन थीटा पहले होता है कॉस थीटा बाद में होता है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में कॉस थीटा पहले होता है। और इस प्रकार की गलती करना जरूरी होता है, पता है, इस प्रकार की गलतियां करते हैं ना तो हम आगे के लिए बच के रहते हैं ना। सो इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर तो लिखूंगा मैं कॉस साइन थीटा, एक मिनट रुको, हाँ देखो, -√3/2 किसकी वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा इक्वल टू -√3, एंड -1/2 किसकी वैल्यू आएगी, साइन थीटा की आएगी। तो अब उल्टा हो गया। अब कॉस थीटा √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, जिसको अपन π/6 बोलते हैं। हो जाएगा काम, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/6। ठीक है, और माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस π/6, तो हो गया ना काम, पाई प्लस π/6। और इधर आ जाओ, साइन थीटा इक्वल टू -sin π/6, ये भी 30 डिग्री पे ही 1/2 होता है। इसको नेगेटिव करने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में ले गया मैं, पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6 तो 7π/6 ही तो होता है। तो यहाँ से थीटा क्या क्लियर हो गया मेरा, 7π/6, और पी तो ऑलरेडी आ चुका था, 7π/6। तो दोनों आंसर तो आ चुके हैं, बट अगर आपको नॉर्मल फॉर्म लिखनी भी पड़े तो फिर आप नॉर्मल फॉर्म कैसे लिख दोगे, इस फॉर्मेट में बस पुटअप कर दो, एक्स के आगे कॉस थीटा, तो एक्स कॉस थीटा फिक्स हुई क्या, 7π/6, 7π/6 प्लस वाई साइन 7π/6 इक्वल टू पी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म भी बना दी, हालांकि उसने पूछी नहीं थी, उसने तो केवल पी की और थीटा की वैल्यू पूछी थी, बट हमने नॉर्मल फॉर्म भी बना, ये पी और थीटा निकलने के बाद ही नॉर्मल फॉर्म बनती थी, तो एक लाइन और पूछ लेता तो हम ये भी कर लेते। ठीक है ना, जब इतना ही करवा दिया तो उसने, तो गलती से करने से बचेंगे हम, नॉर्मल फॉर्म में याद रखेंगे, पहले कॉस थीटा है तो एक कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ए से डिवाइड करेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बी से डिवाइड करेंगे, और पी निकालने के लिए तो सी से डिवाइड करते हैं। ओके डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। Question number third. Find the equations of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6। क्या कह रहा है कि ऐसे इक्वेशन बताओ जो कि इंटरसेप्ट जब काटती है ना, भाई दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है, देखो इंटरसेप्ट्स, तो दोनों जब इंटरसेप्ट काटती है तो दोनों इंटरसेप्ट को अपन ए और बी कहते हैं। जब एक इंटरसेप्ट काटती है तो सी या डी कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट सी और एक्स इंटरसेप्ट डी। लेकिन जब दोनों इंटरसेप्ट काटती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे होती है कुछ, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, तो हम इंटरसेप्ट का नाम ए और बी रखते हैं, यही तो रखते हैं। तो वो इंटरसेप्ट काटने के बाद उन इंटरसेप्ट का सम, यानी ए और बी का सम कितना गिवन है, 1, और ए और बी का प्रोडक्ट कितना गिवन है, -6, यानी ए प्लस बी कितना गिवन है, 1, और ए बी कितना गिवन है, -, वहां से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एक बार ए और बी की वैल्यू निकल गई तो आप लाइन की इक्वेशन बना दोगे। और देखो एक और हिंट देखो, इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, यानी कि ऐसी एक लाइन नहीं है, ऐसी एक से ज्यादा लाइंस हैं। ठीक है, यहां से हिंट भी ले लिया करो। तो मैं एक बार, जब इंटरसेप्ट की बात ही हो गई तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देता हूं, वी नो दैट the equation of line in intercept form is, equation of line in its intercept form is, in its intercept form is, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, बोलो, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है ना, और ग्राफ को जैसा बनता है, अब वो चार तरीके से बन सकता है, ऐसे 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 ऐसे, अभी मैं जनरल तरीका जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बना रहा हूँ। तो ऐसी अगर लाइन है तो ये तो हो जाता है मेरा ए, और ये हो जाता है मेरा वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, बी। ऐसा कुछ होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, a,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, 0,b। ठीक है, अब एक्चुअली ये लाइन ऐसा ही है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव दोनों नेगेटिव, तो ये तो मैंने ऐसे ही बस इस इक्वेशन के हिसाब से भी जनरली ऐसी बनती है। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that
क्या गिवन है? सम ऑफ इंटरसेप्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, सम ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी, दोनों इंटरसेप्ट क्या है? ए ही तो, ए और बी तो है, दैट इज ए प्लस बी। ये कितना गिवन है? वन। सम तो गिवन है वन, एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स। प्रोडक्ट ऑफ, देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट जैसे ही मिला ना मुझे ए प्लस बी इक्वल टू वन, तो यहीं से मैं ए को या तो बी की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट, क्योंकि दो इक्वेशन गिवन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप ए प्लस बी इक्वल टू वन यहीं से या तो ए की वैल्यू बी की फॉर्म में लिख लो या बी की वैल्यू कैसे भी लिख लो। तो लेट से मैंने ए की वैल्यू बी की फॉर्म में यहीं से डाल दी, क्या बनी? वन माइनस बी बन गई। तो एंड अब लिख रहा हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब ए बी, ए इंटू बी, ये कितना गिवन है? माइनस का सिक्स, ये गिवन है माइनस का सिक्स। अब मैं बी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूं, और मतलब ए की वैल्यू जो मैंने ऊपर से निकाली है वन माइनस बी, उसको मैं यहाँ पुटअप कर दूं तो सारी इक्वेशन बी में चली जाएगी और बी सॉल्व हो जाएगा ना। इंप्लाइज ए की वैल्यू क्या पुटअप करी थी आपने? वन माइनस बी, तो ये हो जाएगा वन माइनस बी इंटू बी इक्वल टू माइनस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो बी बन जा बी एंड माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स। तो ये हो जाता है बी स्क्वायर, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सबको सबको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस बी, और माइनस सिक्स क्या हो जाएगा? प्लस सिक्स, लेकिन इधर आने के बाद वापस क्या हो जाएगा? माइनस सिक्स। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें थोड़ा संभल के चलना, शुरू की दो टर्म्स तो मैंने बी लिखी है, आखिरी वाली सिक्स है ना। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो टर्म्स बताओ, दो नंबर बताओ जिसको प्रोडक्ट करने में माइनस सिक्स आता हो और सम करने में क्या आता है? हमें वन है ना, माइनस वन है मतलब। तो माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, तो माइनस थ्री प्लस टू का मतलब हो गया बी माइनस थ्री एंड बी प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो शॉर्ट फॉर्म में ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सब किया है अपन ने टेंथ में, है ना। देखो माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स होगा, और माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन होगा। तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई? या तो थ्री या फिर माइनस टू, या फिर माइनस टू। उल्टा कर दूंगा ना, बी माइनस थ्री से बी की वैल्यू थ्री, बी प्लस टू से बी। अब बी आ गया तो ए भी दो बार आएगा। ए की वैल्यू क्या लिखी थी आपने? वन माइनस बी। देखो यहां से ए की वैल्यू क्या लिखी थी आपने? वन माइनस बी। तो अगर मैं बी की वैल्यू थ्री मान लूं तो वन माइनस थ्री, और अगर मैं बी की वैल्यू माइनस टू मान लूं तो वन माइनस माइनस टू आएगी। तो वन माइनस थ्री क्या होता है? माइनस टू, और वन माइनस माइनस टू क्या होता है? थ्री। तो ये लो साहब, बी ए की वैल्यू भी दो आ गई। तो अब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी? सो द इक्वेशन, इक्वेशन ही तो पूछी है, एक बार ए और बी क्लियर हो गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल जाएगी ना। सो द इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, फाइनली इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर। तो मैं क्या कर देता हूं, एक पहला सेट लेता हूं। तो पहला सेट में ए तो माइनस टू है और बी थ्री है, और दूसरे सेट में ए थ्री है और बी माइनस टू है। तो पहले क्या है? ए माइनस टू, तो यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू, एक्स डिवाइडेड बाय ए होता है ना, तो एक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू, प्लस उसके इसमें बी की वैल्यू थ्री आ रही है, तो वाई डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल टू वन। और दूसरा सेट ले रहा हूं अब मैं ए और बी का, दूसरा सेट ले रहा हूं ए और बी का। तो एक्स डिवाइडेड बाय दूसरे सेट में ए की वैल्यू थ्री एंड बी की वैल्यू माइनस टू, तो y डिवाइडेड बाय माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना चाहो अगेन, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं बताओ? सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं? तो सिक्स से अगर मैं, या माइनस सिक्स से कर दो तो पहली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो थ्री एक्स माइनस टू वाई, और वो वन माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई हो गया माइनस सिक्स, और इधर आके प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये जनरल फॉर्म बन गई, ये ऊपर वाली इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें भी ले लो। और इसकी भी जनरल फॉर्म बना दो फटाफट। तो इधर तो सिक्स से ही मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो क्या कर दूंगा मैं? सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही टू एक्स माइनस थ्री वाई, इधर देखो मैं गलती से जीरो लिख दिया, बना है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाती है, इंटू सिक्स, और सिक्स इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो या तो ये इक्वेशन बनेगी या बनेगी, दोनों मैच करो आंसर। और हो सकता है इंटरसेप्ट फॉर्म में ही गिवन हो, जनरल फॉर्म में गिवन ही ना हो। कौन सी फॉर्म में गिवन है? लास्ट वाली जनरल फॉर्म में गिवन है। अच्छा जी, और एक और चीज, अगर ये वाली इक्वेशन बनेगी तो यानी कि ग्राफ कैसा होगा वो भी इमेजिन कर लो। एक्स इंटरसेप्ट तो माइनस टू और वाई इंटरसेप्ट थ्री, तो इस फॉर्म में ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, वैसे उसने पूछा नहीं बट इमेजिन जरूर करो। क्या? तो फिर प्लस का टू बाई रहा होगा, और फिर सिक्स माइनस का रहा होगा। मैंने एक्स की टर्म पॉजिटिव कर दी ना। मैं ग्राफ तो इंटरसेप्ट फॉर्म से बना रहा हूँ, इससे देख ही नहीं रहा हूँ। एक्स के नीचे माइनस टू
तो मैंने x का इंटरसेप्ट -2 लगा दिया, और y के नीचे 3, तो मैंने इसको प्लस लगा दिया। इधर बनाओ ग्राफ, अगर इधर बनाता हूं तो इधर x के नीचे क्या है 3, x के नीचे क्या है 3, तो मैं क्या कर दूंगा x को इंटरसेप्ट पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी ये। तो इस बार इस वाली फॉर्म से, यानी ऐसी दो लाइन से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, जब सम ऑफ इंटरसेप्ट तो क्या आ रहा है 1, और प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट क्या आ रहा है -6। ठीक है, डन, क्लियर, समझ आया? तो इजी क्वेश्चन था ये, तो काफी है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, a+b और a। ठीक है, अब बताओ टाइम हो गया? कितने क्वेश्चंस हो गए? 3 हो गए। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस व्हिच डिस्टेंस, ये क्वेश्चन अपन तीसरी एक्सरसाइज में करके आए, बस उधर वाई की जगह एक्स था, याद करो, याद है? उधर वाई की जगह क्या था, एक्स एक्सिस था। भाई आपको इस लाइन से इसकी दूरी जो है 4 यूनिट्स या 3 यूनिट्स गिवन थी, पर एक्स एक्सिस गिवन था। तो आप जाओ इस लाइन के, आप इस क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, है ना, क्योंकि फोर्थ तो बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली हमको क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका ग्राफ, इंटरसेप्ट फॉर्म से ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाता है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ग्राफ बना सकता हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये तो फायदा है इंटरसेप्ट फॉर्म का, कि ग्राफ बड़ी बड़ी इजीली बन जाता है। तो लेट्स से एक्स को 3 यूनिट पे काट रही है, और वाई को मान लो 4 यूनिट पे काट रही है, तो एस टाइप का कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस पे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, इस वाई एक्सिस पे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, ताकि इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स हो जाए, या जितना भी यूनिट्स दे रखा है, कितना दे रखा है 4 यूनिट्स ही दे रखा है ना। तो अब हमने पिछली बार जब एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन किया था, तो भी हमको पता था, या पता लग गया था बाद में, कि ऐसे एक नहीं, इसे 2 पॉइंट आएंगे, तो अभी भी 2 ही आएंगे। और देखो हिंट भी है, व्हाट आर द पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट नहीं लिखा है। वाई एक्सिस पे से एक नहीं 2 पॉइंट मिलेंगे, जो 4 यूनिट की डिस्टेंस देंगे, है ना। देखो अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट तो मुझे निकालना है फाइनली, वही पॉइंट तो निकालना है। ऐसे पता होता तो फिर निकालना ही क्या होता। लेकिन एक बार अंदाजा लगा लेते हैं कि डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। तो मान लो एक पॉइंट ये आ गया, ये डिस्टेंस 4 यूनिट्स को क्या बता ना, और एक पॉइंट और ऐसा कह रहा है कि वो होगा। तो दूसरा पॉइंट मान लो कहाँ हो सकता है, मान लो यहाँ हो, ये मान लो परपेंडिकुलर दूरी तो नीचे से भी बनाई जा सकती है। पता नहीं, कहीं ना कहीं इस तरीके के मतलब 2 पॉइंट्स होंगे, है ना, हो सकता है कहाँ हो, है ना। कुल मिला के 4 यूनिट्स वाले आपको वो बताने हैं, कि जो डिस्टेंस 4 यूनिट्स हो, ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताने हैं जहां से इस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी 4 यूनिट्स हो। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो इस लाइन पे, कोई भी मतलब वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। मतलब वाई कोड जो वैसे तो देखो, डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन वाला जो लॉजिक था, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट वाला जो लॉजिक था, उसमें अपन इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेते थे, है ना। और इसकी इक्वेशन गिवन होती थी ax+by+c = 0, है ना। तो उस लिहाज से हमको इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म को पहले तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पॉइंट x1 y1 लेते थे, लेकिन पॉइंट x1 y1 ना लेके अभी हम क्या लेंगे 0 y1। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे वो पॉइंट लाया कर रहा है, ऐसा मुझे गिवन है, और वाई एक्सिस पे लाया होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं 0 y1 तो ले लूंगा पॉइंट, और इसकी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, और सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब वो वाला डिस्टेंस फॉर्मूला जिसमें पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी हम निकालते हैं। समझ गए? तो पहले सबसे पहला काम मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का करूंगा। तो जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे गिवन है, x/3 प्लस y/4 = 1। तो यहाँ से मैं सीधे ही जनरल फॉर्म में बनाता हूँ। इसी सी कैलकुलेशन है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 3y, और 12 इधर आके क्या हो जाएगा -12 = 0। तो ये बन गई मेरी जनरल फॉर्म। फाइन। तो जनरल फॉर्म से ए बी सी पता लगा लो फटाफट। ABC, A is 4, B is 3 एंड कैपिटल C is -12, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये पता चल गया ABC। अब क्योंकि पॉइंट जो लाया करता है वो वाई एक्सिस पे लाया करता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना। नाउ द पॉइंट, या फिर मुझे पता नहीं है एक एक ही दो है, मैं एस लगा देता हूँ, पॉइंट या पॉइंट्स लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये बात गिवन है, ये बात गिवन है, सामने डाल देना इट इज गिवन, या पहले लिख देना इट इज गिवन है, ये बात गिवन है।
सो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, लेट्स से उस पॉइंट को पी मान लो, है ना, अब पी का है मुझे बतानी है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर ऑफ टाइप, किस टाइप के होंगे वो कोऑर्डिनेट्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, एंड कोमा जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको वाई वाला। तो अब इससे इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। डिस्टेंस निकालने के लिए पांच चीजों की जरूरत पड़ती थी, ए बी सी एक्स वन वाई वन, ए बी सी एक्स वन वाई वन। तो ए बी सी तो क्लियर कट गिवन है, और एक्स वन जीरो गिवन है, और वाई वन आपको निकालना है, बस ये काम। तो पांच में से चार चीजें गिवन हो तो पांचवी चीज नहीं निकाल सकते क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तीन चीजें तो गिवन है, 4 3 -12 और जीरो, एक्स वन की वैल्यू जीरो। अब बस वाई वन निकालना है ना। चलो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है सही। नाउ द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ऑफ द गिवन लाइन फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम द पॉइंट पी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय फॉर्मूला। डिस्टेंस को लेट से मैं डी मार्क कर देता हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, याद होगा, मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं वो पुटअप करते जाओ। वैल्यूज है मेरे पास, ए की वैल्यू 4 इंटू एक्स वन, तो जीरो है तो 4 इंटू 0, बी की वैल्यू 3, और वाई वन पता करना है, वाई वन को वाई वन लिखो, और सी वन की वैल्यू है -12। इसका तो करना है मॉडुलस, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर का सम, का स्क्वायर का सम का रूट। ओके, इसको फर्दर सोल्व किया तो 4 इंटू 0 0 हो गया, तो ये बेसिकली हो गया मॉडुलस ऑफ 3 y1 -12 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 + 9 25 का रूट 5। तो ये इतने यूनिट्स आ चुका है, और ये आपको गिवन है, ये इतने यूनिट्स तो डिस्टेंस आ चुकी है। अब मॉडुलस से बाहर तब तक निकाल नहीं सकते जब तक वाई वन ना पता हो, क्योंकि वाई वन की वैल्यू रखने के बाद इसकी जो वैल्यू है उसमें से माइनस हटाकर आपको बाहर निकालना। तो वाई वन की वैल्यू नहीं पता तो आप अभी इसको मॉडुलस में ही रखोगे, है ना। ठीक है, तो ये इतने यूनिट्स आपका डिस्टेंस आ चुका है, और बुक के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स है, तो हम इसको 4 यूनिट्स के इक्वेट कर देंगे। ये 4 यूनिट्स बुक में गिवन है, ये 4 यूनिट्स क्या है, बुक में गिवन है। तो करते हैं इक्वेट। ठीक है, करता हूं मैं। तो 3 y1, अब देखो मॉडुलस से जब भी चीज बाहर आती है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 3y1 -12/5 इक्वल टू 4 यूनिट्स, और लगा दो, और लगा दो, और इसका नेगेटिव कर दूंगा, तो -3y1 -12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, है ना, मॉडुलस से दो बार आएगा, और पता भी चल रहा है कि दो पॉइंट है, तो y1 की दो वैल्यूज यहाँ से भी पता लग रहा है। तो 3y1 -12 की वैल्यू हो गई 5 4 जा 20, और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3y1 + 12 की वैल्यू हो गई 5 4 जा 20। तो यहाँ से 3y1 की वैल्यू हो गई 20 + 12 32, और वहां से 3y1 की वैल्यू हो जाएगी 12 - 20 यानी कि -8, नहीं हुआ चालू, और y1 की वैल्यू यहाँ से हो जाती है 32/3, एंड y1 की वैल्यू वहां से हो जाती है -8/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप आपके आंसर की से मैच कर लेना, y1 की दो वैल्यूज आ गई तो पॉइंट्स भी मेरे पास दो आ गए। तो मेरे को डाउट तो हो रहा था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव डिस्टेंस है एक नेगेटिव, यानी कि देखो 32/3 करीब 10/2/3 के आसपास है ना, 10/2/3, यानी कि देखो ये इंटरसेप्ट तो क्या था, 4 था ना, एक्स के नीचे क्या, वाई के नीचे क्या है 4, ये 4 है, तो कहीं बहुत दूर जाके ना, कहीं बहुत दूर जाके ये मिल रही है इससे, एक मिनट को, ये तो 4 था ना, तो यानी कि वो लाइन जो है लगभग, वैसे तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि हम ये अंदाजा लगाएं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, हमारे ने तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दिया है, बट फिर भी फॉर योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, ये लाइन आगे जाके ऐसे जा रही होगी। तो कहीं 10/2/3 यानी 10, वाई की वैल्यू 10 कहाँ लेनी है, लगभग ये 4 है, देखो ये अगर 4 है तो, और ये भी हटाओ, यहाँ पे भी नहीं है वो लाइन मुझे पता है,
पॉजिटिव है, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में बहुत आगे, पॉजिटिव में 10 के आसपास है, तो ये तो 4 था, तो 4 के आगे 10 कहाँ होगा, लगभग कहीं यहाँ होगा। तो एक पॉइंट तो लगभग मेरा यहाँ आ रहा है, जिससे इसकी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स आ रही है। ठीक है ना, ये क्या आ रही है, 4 यूनिट्स आ रही है। ठीक है, एक बार पॉइंट यहाँ है, यानी कि 0,32/3 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि y की वैल्यू 32/3 और x कोऑर्डिनेट 0 हो गए से। और एक बार कहाँ आ रही है, नीचे -8/3 यानी 2 के आसपास। तो एक तो आप दूसरा आप बस थोड़ा सा इससे हल्का सा नीचे ले लो, इधर कहीं आ रही है ना, दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे जो आ रहा है लगभग कहीं यहाँ आ रहा है ना, ये आपकी दूरी क्या आ रही है, 4 यूनिट्स आ रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, -8/3। ठीक है, तो इमेजिन करें, देखो ये दोनों दो पॉइंट्स आ सकते हैं जो कि 4-4 यूनिट की आपको डिस्टेंस थे। वैसे जनरली क्या होता है कि अगर वाई एक्सिस, देखो आप लॉजिक याद रख सकते हो कि अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट्स है तो वाई इंटरसेप्ट के इर्द गिर्द होंगे, वाई इंटरसेप्ट का एक ऊपर, वाई इंटरसेप्ट, ऐसे नहीं होगा कि दोनों ही वाई इंटरसेप्ट के नीचे आ जाएं, और ऐसे भी नहीं होगा कि दोनों ही वाई इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाए। ये वाई इंटरसेप्ट था ना 0,4, एक एक पॉइंट इसके ऊपर आ रहा है तो एक पॉइंट इसके नीचे आ रहा है। और जब हमने ऐसा क्वेश्चन 10.3 में सोल्व किया था, उसमें एक्स इंटरसेप्ट का रोल था, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स निकालने थे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालने थे। तो आपने नोटिस किया हो कि एक पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट के लेफ्ट साइड में आ रहा था और एक पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट के राइट साइड में आ रहा था। अभी क्या नोटिस किया कि एक पॉइंट वाई इंटरसेप्ट के ऊपर आ रहा है और एक पॉइंट वाई इंटरसेप्ट के नीचे आ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट से इर्द गिर्द होगा, और ऐसा पॉइंट अगर वाई इंटरसेप्ट पे ढूंढेंगे तो वाई इंटरसेप्ट के ऊपर और नीचे ऐसा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन हमने निकाल ली है। सो द पॉइंट्स आर, आपसे पॉइंट्स पूछे थे तो फाइनल कंक्लूजन आप लिख देंगे। सो द पॉइंट्स आर, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस आर, पहला पॉइंट निकला 0,32/3 एंड दूसरा पॉइंट निकला 0, -8/3। आंसर मैच कर लेना, अगर मिसमैच हो तो बता देना। चलो, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया, क्योंकि मिसलेनियस है तो इट विल टेक टाइम, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़े लेंदी होंगे, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमको मिलेंगे। देखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज हमने 4 क्वेश्चन कवर किए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।